गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रब टाइफस, जो आजकल इंडिया में नई बीमारी देखने को मिल रही है। ऑल्दो इट्स नॉट ए न्यू डिजीज़, नई बीमारी नहीं है, पहले से उड़ीसा और ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर जंगल और छोटे छोटे श्रब्स बहुत मात्रा में हैं। लेकिन नए केसेस अब यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, ये किससे फैलता है, और अगर एक बार हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसमें फ़ोटो भी मैं श्रब्स की फ़ोटो मैंने इसलिए डाली है दिखाने के लिए कि जहाँ पर भी छोटे-छोटे पौधे और वेजिटेशंस होती हैं, वहीं पर इसका वेक्टर पाया जाता है, जिसको जिगर भी बोलते हैं। और जहाँ पर भी अगर आपके घर के आस-पास ऐसे उग रहे हैं या फिर आप वॉक करने जाते हैं कहीं पर और आपको साइड में ऐसे छोटे-छोटे घास हैं, तो उन्हीं में आपको ये सब मिलेगा, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए इस फर्स्ट फ़ोटो का यही सिग्निफिकेंट है। सेकंड फोटो में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ यही जिगर, जिसको बोलते हैं ये माइट, जो पौधों में पाया जाता है, और इसी की बाइट से हमारे अंदर वो बैक्टीरिया आता है जो ये इलनेस करवाता है। ये इतना मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, बट होता बहुत छोटा है और घास के अंदर पाया जाता है। तो स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये श्रब्स में पाए जाने वाले माइट से फैलती है। बट अदरवाइज ये होती क्या है, एक्यूट फिब्राइल इलनेस, बेसिकली कि इस बुखार वाली एक बीमारी है, इसमें बहुत तेज बुखार होता है। और आगे जो हम सिम्टम्स हम और पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये जो वेक्टर है, एक बैक्टीरिया अपने ऊपर इसके होता है, उसका नाम होता है ओरिएंशिया फुसुगुमाशी। और उसी उसी बैक्टीरिया जो हमारे ब्लड में आ जाता है इसके काटने से, उसी से वो फैलता है। As I said before, it is called scrub typhus because name is derived from small shrubs where vector chigur lives. तीसरी फोटो में आपको दिखेगा कि मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे आगे ये बीमारी फैलती है। तो सबसे पहले इसने हम घास में चल रहे थे, नंगे पाँव थे और अपने सॉक्स वगैरह कपड़े वगैरह अच्छे से पूरे ढक कर नहीं पहने हुए थे। तो ये जो माइट है ये हमको काट लेती है। काटने के बाद जहाँ पर वो काटती है वहाँ ये निशान बन जाता है थोड़ा लाल लाल, और उसी से बैक्टीरिया हमारी स्किन में अंदर घुस जाता है। वो जो निशान पहले लाल लाल होता है वो धीरे धीरे एक छोटा सा अल्सर बन जाता है, थोड़ी बहुत खुजली भी हो सकती है, और अल्सर के बाद काले कलर का एशवार भी बन जाता है, जैसा कि इस ऊपर वाली फोटो में दिखाई दे रहा है और नीचे भी दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा निशान आपकी बॉडी पर कहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आपको माइट ने काटा हो। इसके काटने के औसती 10 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको बीमारी होने का डर रहता है और सिम्टम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ऐसे जैसे कि मैंने बताया, आपको बाइट ने काटा, बैक्टीरिया अंदर गया, बैक्टीरिया अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा। आपका इम्यून सिस्टम जिस हिसाब से है बहुत वीक है, तो बहुत जल्दी आपको बीमारी होगी। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हो सकता है आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो। बट यूजुअली जो सिम्टम्स देखे गए हैं एक एवरेज इम्यूनिटी वाले पर्सन में, कि बहुत तेज सडन ऑनसेट हाई ग्रेड बुखार होने लगता है। हाई ग्रेड मतलब 101 से ज़्यादा। और आप देखते हो कि पूरी बॉडी में कहीं न कहीं आपको ये निशान भी दिखाई देता है। बुखार के साथ-साथ आपको बदन में दर्द होता है, बिल्कुल लगता है कि कोई एनर्जी नहीं है, और पूरी मांसपेशियाँ दर्द करने लगती हैं। एशकार फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जहाँ पर काटा है वहाँ पर आपको या उसके आस-पास लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, जो डॉक्टर आपको एग्ज़ामिनेशन में बता सकता है। आपकी आँखों के पीछे दर्द होना और आँखें रेड हो जाना, जिससे लगता है ये आँखों की बीमारी है, कंजक्टिवाइटिस जिसे होता है, उस तरह से आँखें लाल-लाल होने हो जाती हैं। 1 वीक और सो हो गया है आपको इस बुखार से जूझते हुए, दवाई लेते हुए, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, या ठीक होता है फिर से हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी पे रैश आना शुरू हो जाता है। रैश मैक्युलोपैपुलर होता है। मैक्युलोपैपुलर मतलब मैक्यूल्स, मतलब कि जो आपको बस दिखाई देता है, जिसको आप छू के महसूस नहीं कर सकते। लाल-लाल रंग का होता है, खूब खुजली होती है, और वो पैप्यूल में भी डेवलप हो सकता है। पैप्यूल मतलब कि वो शरीर से थोड़ा-सा उठा हुआ है और आप उसको महसूस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अगर अभी भी आप इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो धीरे-धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपके लंग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, फिर आपको दौरे पड़ सकते हैं, और ये आगे जानलेवा भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट टाइम से ना स्टार्ट किया जाए तो।
ये सारे सिम्टम्स आपने देखे होंगे कि बहुत मिलते-जुलते हैं डेंगू से, जिसमें भी हाई फीवर होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है और रैश डेवलप होता है। तो बहुत सारे लोग इसको डेंगू समझ के डेंगू का ट्रीटमेंट लेते हैं या डेंगू का टेस्ट करवाते हैं। बट ध्यान रखिए कि ये बीमारी अलग हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट डेंगू से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक फिजिशियन के पास जाइए जैसे ही आपको हाई ग्रेड फीवर है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये बीमारी और बहुत बीमारियों से मिलती जुलती है, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड। तो हम केयरफुल हिस्ट्री लेंगे, देखेंगे कि आपको कहीं बाइट तो नहीं है और एग्जामिनेशन करेंगे। और अगर हम कोई टेस्टिंग नहीं भी करते हैं, हमको अपने क्लिनिकल सस्पिशन पर ही लगता है कि ये स्क्रब टाइफस हो सकता है, आजकल फैल रहा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देंगे क्योंकि जैसे पिछले मैं बता रही थी, ट्रीटमेंट डिले करने से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। या फिर हम लोग टेस्ट भी ऑर्डर करते हैं तो दो तरह के टेस्ट हैं। एक रूटीन ब्लड टेस्ट जिसमें हम लोग जैसे सीबीसी करते हैं, एलएफटी केएफटी करते हैं, उसमें हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। तो रूटीन ब्लड टेस्ट में लिम्फोसाइट्स थोड़े कम होना या फिर बाद में थोड़े ज़्यादा हो जाना, प्लेटलेट्स कम होना जो डेंगू से इसको कंफ्यूज कर सकता है। अगेन एलिवेटेड ट्रांसमिनेज लेवल मतलब कि लिवर को अफेक्ट करता है, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और शरीर में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाती है। अगेन काफ़ी मिलता जुलता है डेंगू से, लेकिन इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है हम लोगों की हो सकता है ये स्क्रब टाइफस हो। और लेफ्ट साइड में मैंने मेंशन किया है कि इसकी इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी होते हैं जो लैब्स में अवेलेबल हैं, करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिकल सस्पिशन बहुत ज़्यादा है, एशकार फॉर्मेशन है, बाइट फॉर्मेशन है और सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डू नॉट डिले ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को टेस्ट का वेट करते करते डिले मत करिए, ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए डॉक्टर की परामर्श लेकर। ट्रीटमेंट होता क्या है? ट्रीटमेंट होता है सपोर्टिव एंड एंटीबायोटिक्स। बेसिकली कोई भी पेशेंट हमारे पास हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है, उसको रिस्क होता है कि उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसका बीपी कम हो सकता है, उसकी किडनीज खराब हो सकती हैं। बुखार से उसको ब्रेन में अगर बहुत ज़्यादा बहुत लंबा बुखार चल जाता है तो उसको ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है, न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मात्रा में उसको फ्लूइड्स देना है, उसको न्यूट्रिशन के लिए जो भी वाइटामिन की कमी है वो लेने हैं, न्यूट्रिशन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, आपको एंटीपायरेटिक्स मतलब बुखार उतारने वाली दवाइयाँ लेनी हैं, बट डॉक्टर से परामर्श लेके वो दवाइयाँ लेनी हैं जो प्लेटलेट कम नहीं करती हैं। And the mainstay of treatment is antibiotics. Again, antibiotics should be taken फिजिशियन के सुपरविजन के साथ ही, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स आपको नुकसान भी कर सकती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकता है आप में काम ही ना करें क्योंकि आप में रेजिस्टेंट हो। तो कौन सी एंटीबायोटिक देनी है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे आपसे बात करने के बाद, आपसे एग्जामिनेशन के बाद। ये हो गया मैनेजमेंट। लेकिन ऐसी बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ द की। अगर आप अपने आप से बचाव रखेंगे वही बेस्ट है, क्योंकि एक बार बीमारी हो गई तो ट्रीटमेंट लेना उसको डायग्नोज करने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे कोविड का था, इसमें वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आपको अपनी तरफ से ही बचाव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप उन एरियाज़ में जाइए ही मत जहाँ पर छोटे वेजिटेबल्स और बुशेज़ और स्क्रब्स वगैरह उगे होते हैं, आप उनमें वॉक ही मत करिए। अगर आपको करना ही है, अगर आप इसी के आसपास रहते ही हैं, तो प्लीज़ पूरा फुल स्लीव के कपड़े और सॉक्स वगैरह पहन के रखें, स्पेशली बच्चों को पहना कर ही भेजें। अगर बारिश हो रही है और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है जिसमें ये जिगर बाहर निकल कर आते हैं, तो बाहर ना जाएं, घर में ही रहें। घर में भी इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करें और वेजिटेशन कंट्रोल मतलब कि छोटे पौधों को सफाई रखें। इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करें, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करें और कभी भी ग्रास पर नंगे पाँव ना चलें और ना लेटें। और अगर आप लेट कर आए हैं या फिर घास पे चल कर आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आकर अपने हाथ मुंह धो लीजिए या फिर शावर कर लीजिए किसी भी चीज़ को छूने से पहले। और यही एक तरीका है उससे बचाव करने का। कोई भी दवाई, कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर, कोई भी वैक्सीन अभी इसके बचाव के लिए नहीं रिसर्च किया गया है और नहीं अवेलेबल है।
अगर आपको इसके बारे में और क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस, टाइमिंग्स एंड फ़ोन नंबर नेक्स्ट पेज पर अवेलेबल है। थैंक यू।